तो भाइयों, क्या आपने कभी सोचा है क्या होता अगर स्ट्रेट क्रू इविल साइड में होती और सारे बुरे काम में नंबर 1 होती? नहीं सोचा ना? तो अब आपको सोचने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ क्या होता अगर स्ट्रेट क्रू इविल होती और क्या क्या चेंजेस आते। तो चलिए शुरू करते हैं और स्ट्रेट क्रू को खूनी दरिंदे बनाते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है गॉड वैली इंसिडेंट से, जब रॉजर और गार्प मिलके ज़ीबैक से फाइट करते हैं। साथ में गॉड वैली पे रॉजर पायरेट्स, रॉक्स पायरेट, मरीन, गॉड नाइट्स भी फाइट कर रहे होते हैं, जिससे गॉड वैली का बहुत बुरा हाल हो रखा था। और लास्ट में रॉजर और गार्प मिलके ज़ीबैक को डिफीट कर देते हैं। तो ज़ीबैक की बहुत बुरी हालत होने के बाद इसका क्रू भी इसे धोखा दे देता है। साथ में ज़ीबैक को मरी हुई हालत में छोड़ देते हैं, पर ज़ीबैक इतनी जल्दी से मरने वाला नहीं था। तो ज़ीबैक अपनी बहुत ही ज्यादा बुरी हालत में जो भी प्राइज रखे हुए थे नेटिव हंटिंग कॉम्पिटिशन वाले विनर्स के लिए, उसके पास में जाने लगता है खुद को घसीटते हुए। पर ज़ीबैक अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि ज़ीबैक के पीछे से कोई अपनी तलवार आर पार कर देता है और ज़ीबैक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। पर ज़ीबैक की डेथ से पहले ज़ीबैक को किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर ज़ीबैक खुशी खुशी अपनी डेथ को एक्सेप्ट कर लेता है। अब मैंने क्या बोला समझ नहीं आया तो ये वीडियो को लास्ट तक देखो, सब समझ जाओगे। तो अब गॉड वैली इंसिडेंट के बाद बहुत बड़ा टाइम स्किप होता है, जिस बीच में रॉजर पायरेट किंग बन के मर चुका था। साथ में इसने बहुत सारे लोगों को वन पीस का लालच दिया, जिसके बाद बहुत से न्यू पायरेट बने, जिसमें से कुछ बहुत बुरे थे तो कुछ बहुत अच्छे थे। पर उन्हीं पायरेट ग्रुप में से एक पायरेट ग्रुप ने मरीन के एक बेस पे अटैक कर रखा होता है। और ये पायरेट ग्रुप कोई बहुत बड़ा ग्रुप नहीं था, बस 10% का ग्रुप था, जिनमें फर्स्ट रेंडियर था जो किसी मॉन्स्टर की तरह बिहेव कर रहा था और मरीन को अपने बड़े बड़े हाथों का यूज करके किसी का एक हाथ उखाड़ रहा था उनकी बॉडी से, तो किसी का लेग उखाड़ रहा था उनकी बॉडी से, किसी की आंखें फोड़ रहा था, पर अपने किसी भी विक्टिम को मार नहीं रहा था, सबको तड़पा के मजे ले रहा था। और ऐसा करते हुए इसे बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। अब सेकंड था साइबॉर्ग, जिसने खुद की बॉडी को मॉडिफाई कर रखा था। वो भी कोई नॉर्मल मॉडिफिकेशन नहीं, इसके हाथों से लेजर निकल रहा था, तो कभी गन शॉट निकल रहे थे और अपने लेग में जेट जैसा लगा के आयरन मैन की तरह उड़ के मरीन पे शूटिंग का गेम खेल रहा था। कभी किसी के हेड को ब्लास्ट कर देता तो कभी किसी की बॉडी को छेदम छेद कर देता। अब थर्ड पे एक स्केलेटन, जो अपने अटैक करने से पहले अपनी बॉडी से अपनी सोल निकाल के मरीन को डरा के उनकी पैंट गीली कर देता है। फिर गीली पैंट में ही आइस की एबिलिटीज का यूज करके सबको बर्फ में बदल देता है और लास्ट में अपनी स्वॉर्ड का यूज करके जो भी बर्फ में बदला होता है उन्हें काट देता है और टुकड़े टुकड़े कर देता है। और ऐसा करने के बाद एक डरावनी हंसी हंसता है। अब जो फोर्थ है वो सी की वाटर का यूज करके मरीन को उनमें डुबा डुबा के मारता है और ऐसा फिशमैन कराटे यूज करता है कि मरीन की हड्डियां तक नहीं बचती। अब फिफ्थ पे एक लड़की जो अपने सराउंडिंग के वेदर को कंट्रोल कर सकती है, जिसे लाइटनिंग बना सकती है। तो अभी एक लड़की होने का फायदा उठा के मरीन को पास में बुलाती है, फिर जो भी इसके पास में आता है उसे अपनी एबिलिटीज का यूज करके ऐसी खतरनाक लाइटनिंग मारती है कि मरीन को खड़े खड़े तुरंत राख में बदल देती है। अब सिक्स्थ पे भी एक लड़की है जिसके पास ऐसी एबिलिटी है जिससे अपने बॉडी पार्ट को कहीं भी ग्रो कर सकती है। तो ये अपने इस एबिलिटी का यूज करके बहुत सारे मरीन को पकड़ के उनके गर्दन को दबा देती है, तो किसी का गला उखाड़ देती है और किसी पे ज्यादा गुस्सा आ गया तो उनके दोनों नींबू भी उखाड़ लेती है। अबे साले। अब 7 पे जो है वो बस अपने लेग का यूज करता है फाइट में, क्योंकि उसके लेग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके लेग में इतना ज्यादा स्ट्रेंथ है कि जब भी किसी को मारता है तो जहाँ भी इसके लेग से इम्पैक्ट होता है मरीन की बॉडी पे, उस बॉडी के पार्ट की बोन्स चूर चूर हो जाती है। जैसे हाथों पे लगा तो हाथ टूट जाएंगे, लेग पे लगा तो लेग टूट जाएंगे और अगर मुंह पे लगा तो बंदा ही खत्म है। अब 8 पे है जो अपने साथ 3 स्वॉर्ड का यूज करता है और कोई मरीन इसके रास्ते में आता है उसकी बॉडी के 3 टुकड़े कर देता है। जैसे कि अगर किसी को इसने मारा तो उसकी बॉडी के 3 पीस हो जाएंगे। और अब 9 पे जो है वो इन पायरेट्स लीडर है जिसके पास रबर की पावर है, मतलब अपनी बॉडी को रबर की तरह यूज कर सकता है। तो ये अपनी इस एबिलिटीज का यूज करके अनबंट तरीके से मरीन को मारता है। जैसे बहुत सारे मरीन को एक साथ ही अपने हाथों से स्ट्रेच करके पकड़ लेगा, उसके बाद सामने उठा उठा के जमीन में पटकेगा जब तक कि सबका कचूमर ना बन जाए और सब खूनम खाना हो जाए। या तो अपने लेग को फुला के साइज में बहुत बड़ा कर लेगा, जिससे एक साथ में बहुत सारे मरीन को चपटा कर देगा। तो अभी तक मैंने 9 मेंबर के बारे में बताया है, पर मेंबर तो 10 हैं। तो अब लास्ट वाला 1 नंबर का झूठा है, साथ में वो एक्टिंग करने में नंबर 1 है, क्योंकि जब भी कोई मरीन का मेंबर इस पे अटैक करता है तो ये सबको ऐसा दिखाता है कि ये बहुत ज्यादा डरा हुआ है और कभी भी बेहोश हो सकता है, और कई बार तो बेहोश होने की एक्टिंग भी कर देता है। फिर बाद में सब पे पीठ पीछे से वार करता है, किसी को अपनी गुलेल का यूज करके पॉइजनस चीजों से मारता है, जिससे मरीन तड़प तड़प के मर जाते हैं। तो कभी एक बहुत बड़ा हैमर से उनके हेड को उनकी बॉडी से अलग कर देता है, तो कभी हैमर का यूज करके मरीन की बॉडी में कील को घुसा के तड़पा तड़पा के मारता है। अब बस समझ जाओ सबसे बड़ा सन की यही
गई है। तो अब ये पायरेट क्रू ने मरीन के बेस पे अटैक करके बहुत सारे मरीन को मारा और सबको मारते मारते ये उस बेस के वाइस एडमिरल के पास पहुंच गए और 9 पायरेट ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और वो इनकी आगे भीख मांग रहा था, मुझे छोड़ दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये पायरेट ऐसा दिखाने लगे कि ये जा रहे हैं। तो मरीन के वाइस एडमिरल ने जैसे ही चैन की सांस ली, उससे पहले ही उन पायरेट में से सबसे बड़े वाले कमीने की हंसने की आवाज आई और जैसे ही वाइस एडमिरल ने पीछे मुड़ के उसकी तरफ देखा, सबसे बड़े सन की पायरेट ने हैमर का यूज करा और एक शॉट में वाइस एडमिरल कोई रिएक्शन भी दे पाता उससे पहले उसके बॉडी को हेड से अलग कर दिया। ये कैसे हो गया है? फिर इन पायरेट के ग्रुप का लीडर आके बोलता है, उसप मैंने बोला था ना उसे छोड़ दे, अब उसके बच्चों का ख्याल कौन रखेगा। तो एक पायरेट जिसका नाम सांजी होता है वो बोलता है, मैं उसके बच्चों के साथ में उसकी माँ का भी ख्याल रखूंगा। छी छी छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। और सब हंसने लग जाते हैं। फिर स्वॉर्ड वाला पायरेट जिसका नाम जोरो है वो बोलता है, उसके बच्चों की माँ का ख्याल तू रख, मैं उनके बच्चों के साथ में खेलूंगा। Would like to take notes while I take totes of the marijuana. फिर सब वापस से हंसने लगते हैं। फिर ये पायरेट क्रू मरीन के बेस पे अटैक करके वापस अपनी शिप पे जाने लगते हैं। यहाँ पे अब इनके क्रू के मेंबर एक दूसरे से बात करते हैं, तब जाके सारे क्रू के मेंबर के नाम रिवील होते हैं। लूफी जो कैप्टन है इनका, जिसका गोल है पावर गेन करना और जो नेक्स्ट पायरेट किंग बनेगा उसे मारना। जोरो जिसका गोल है वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, उसके लिए अपने रास्ते में आने वाले किसी भी इंसान को मार सकता है। सांजी जिसका सपना है शादी करना, क्योंकि इसके बाप ने इसकी माँ को बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था और इसने अपने बाप को ही मार दिया। जिनबे जो एक फिशमैन है, उसे इंसानों से नफरत है और ये जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा इंसानों को मारना चाहता है, पर अब ये इंसानों के साथ ही क्यों रहता है? तो उसके पीछे नेक्स्ट मेंबर उसॉप, क्योंकि ये एक सन की है और कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मरीन ने इसके सामने इसकी लवर को बहुत बुरी तरीके से मारा था, वो भी हैमर का यूज करके। तो इसके सन की पने और इंसानों को मारने के तरीके को देख के जिनबे ने स्ट्राइड क्रू को ज्वाइन करा है। नेक्स्ट मेंबर है नामी, जो तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी, यहाँ तक कि अपने क्रू को भी बेच सकती है, साथ में खुद को भी। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? नेक्स्ट है निको रॉबिन, जिसका गोल है मरीन और वर्ल्ड गवर्नमेंट को मारना, क्योंकि इन्होंने इसकी माँ और ओहारा के लोगों को इसके सामने मारा। फ्रैंकी जिसको सबसे ज्यादा खतरनाक शिप बनानी है और अब ये एक बुरा पायरेट इसलिए बना क्योंकि इसके सामने इसके मास्टर को मारा मरीन ने, जो एक ग्रेट शिप राइट था। नेक्स्ट है चॉपर, जो एक पागल डॉक्टर है और इसे इंसानों को ठीक करने से ज्यादा उन्हें बेकार करने में मजा आता है, क्योंकि इसका टीचर जो एक डॉक्टर था उसने अच्छाई के रास्ते पे जाते हुए बहुत से लोगों की हेल्प करी, पर जब बाकियों का टाइम आया चॉपर के टीचर की हेल्प का, तो किसी ने हेल्प नहीं करी, जिससे चॉपर का टीचर बहुत बुरी मौत मरा। और लास्ट और फाइनल है ब्रूक, जिसका क्रू सी में गुम होने के बाद इसके सामने मरा, जिससे इनकी मौत को देख देख के इसको अंदर से आनंद आया और फिर एक खुद ही लोगों को मार के उनके मजे लेने लगा। और अब बात रही ये सब मिले कहाँ, तो लूफी ने सबको ढूंढा जब ये बेकसूर लोगों को मार रहे थे। और लूफी को एक चीज पता है, अगर इसे नेक्स्ट पायरेट किंग को मारना है तो इसे कुछ साथी चाहिए जो इसके जैसे हो, तो अब इनसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं है इसके लिए। तो अब जैसे ये पायरेट क्रू, अरे नाम बता दो इस पायरेट क्रू का, तो वो है स्ट्राइड क्रू। तो अब स्ट्राइड क्रू अपने शिप पे जाती है और वाइस एडमिरल की बिना हेड वाली बॉडी को अपनी शिप के सबसे आगे वाले पार्ट में बांध देती है। जब ये सब ऐसा कर रहे थे, इनकी शिप के पास 2 पायरेट क्रू आती है, उसमें से एक तो लूफी का मुंह बोला भाई एस का पायरेट क्रू था। और इसके बारे में बता दूं, ये भी लूफी की तरह है और अगर लूफी को गिनती के कुछ लोगों पे बहुत ज्यादा भरोसा है, उनमें से एक एस ही है और लूफी एस के लिए कुछ भी कर सकता है, मतलब कुछ भी। और दूसरा पायरेट क्रू था लूफी को ऐसा बनाने वाला पायरेट क्रू, और लूफी को इविल बनाने वाला है 赤髪のシャンクス。शैंक्स, जो खुद लूफी की तरह पावर गेन करने के पीछे है और उसने लूफी को अपना चेला बना रखा है। तो अब एस और शैंक्स के आने के बाद स्ट्राइड क्रू और ये सब मिलके पार्टी करते हैं और स्ट्राइड क्रू बताने लगती है कैसे इन्होंने इन मरीन को मारा। तो एस बताता है अभी मरीन में किसी न्यू बंदे ने ज्वाइन करा है जो अभी तक बहुत सारे पायरेट्स को मार चुका है, पर मैं एस जो पायरेट किंग का बेटा हूँ अब उसका हंट कर रहा हूँ और उसे मारूंगा। तो शैंक्स बोलता है नहीं, उसे मैं मारूंगा। उसके बाद सब हंसने लगते हैं और फिर जाने लगते हैं। तो जाते जाते एस लूफी से अकेले मिलता है और बोलता है शायद से मैं तेरे से लास्ट टाइम मिल रहा हूँ और अगर मुझे कुछ होता भी है तो शैंक्स पे शक मत करना। तो लूफी पूछता है एस से कि ऐसा ये क्यों बोल रहा है, तो एस कुछ नहीं बताता और एस चला जाता है अपनी जर्नी पे और शैंक्स भी अपने क्रू के साथ निकल जाता है। फिर स्ट्राइड क्रू जैसे ही अपनी जर्नी कंटिन्यू रखती है और इनके रास्ते में कोई भी आता है उसे मार देते हैं, कोई रैम नहीं करता किसी पे भी, जैसे कि आर्लोंग की नुकीली नाक उसके पीछे ही डाल देते हैं। क्रोकोडाइल को एला बेस्टा की रेत में ही दफना देते हैं। एनल तो लूफी का कुछ कर ही नहीं पाता। तो जैसे ये शिप लेके मून पे भागने की कोशिश करता है, उसब अपने स्लिंग शॉट से
ऐसा शॉट मारता है कि एनएल की शिप ब्लास्ट हो जाती है और जैसे ही एनएल नीचे गिर जाता है स्ट्रेट क्रू साथ में मिलकर उसे मार देती है। गेको मोरिया से फाइट के टाइम स्ट्रेट क्रू उसके अंदर इतनी ज्यादा शेडो को डाल देते हैं कि गेको मोरिया फट जाता है। रॉब लूची भी आता है बीच में जो बहुत ज्यादा तेज बनने की कोशिश करता है और स्ट्रेट क्रू का असैसिनेशन करने का ट्राई करता है, पर स्ट्रेट क्रू उसका ही असैसिनेशन कर देते हैं और उसके हेड को उसके साथियों के साथ में काट के वर्ल्ड गवर्नमेंट को भेज देते हैं। झुके रहना पड़ेगा मेरे आगे। और सब तो सही चल रहा था स्ट्रेट क्रू के लिए, बस ये आज तक किसी ऐसे से नहीं मिले थे जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो तो सबको इजीली डिफीट कर देते थे। पर वो टाइम भी अब जल्दी आने वाला था क्योंकि स्ट्रेट क्रू को पता लगा कि एक न्यू पायरेट क्रू आया है जो सी में घूम रहा है और इनके जैसे लोगों को मार रहा है। तो ऐसे में स्ट्रेट क्रू मॉक टाउन पे आ गई जहाँ पे एक बार में जोरो, लूफी और नामी ने मिलके बेलमी जो एक पायरेट कुछ ज्यादा ही उड़ने की कोशिश कर रहा था उसके पंख काट देते हैं। मतलब बेलमी को जोरो ऐसा काटता है कि उसके हाथ किसी चिड़िया के पंख बन जाते हैं। What? और जब ये तीनों उस बार से बाहर आए तो इन्हें एक भिखारी जैसा बंदा मिला जो लूफी से टकरा जाता है। तो लूफी उससे बोलता है चल सॉरी बोल सॉरी बोल सॉरी बोल। तो वो डरते डरते लूफी को सॉरी बोलने वाला ही होता है कि इतने में वो अपने दोनों हाथों में एक एक डैगर लेके लूफी को मारने की कोशिश करता है, पर जोरो उसे रोक लेता है और लूफी को बचाता है। तो इतने में लूफी, जोरो, नामी को बहुत सारे पायरेट घेर लेते हैं और फिर तब एक पायरेट बोलता है कैप्टन ब्लैकबियर्ड यही है स्ट्रेट क्रू जो सबको मारते रहते हैं और अभी इन्होंने क्लब में एक पायरेट के हाथों को पंख बना दिया। तो ब्लैकबियर्ड बोलता है इसी टाइम की तैयारी तो हम सब कर रहे थे इतने टाइम से। तो तभी ब्लैकबियर्ड अपने साथियों को बोलता है अटैक करो स्ट्रेट पे और कोई भी आए इन्हें बचाने के लिए उन्हें मार देना। और इतना बोलते ही ब्लैकबियर्ड अपनी यामी यामी नोमी का एबिलिटीज को यूज करके लूफी, जोरो, नामी की तरफ ब्लैक फॉग भेजता है, पर लूफी गियर 2 का यूज करके फुल स्पीड में ब्लैकबियर्ड से फाइट करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ जोरो और नामी भी फाइट शुरू कर देते हैं जिसमें जोरो तो एक दो पायरेट को काट देता है पर नामी ज्यादा कुछ नहीं कर पाती और इसे कुछ पायरेट घेर लेते हैं। तो नामी चिल्लाती है उसो बचा मुझे। तो एक बहुत तेज का हैमर आके उन पायरेट के हेड पे लगता है जिन्होंने नामी को घेर रखा था और सबके हेड उनकी बॉडी से बाहर और नामी खून से लथपथ। तो इतने में बाकी के स्ट्रेट क्रू आ जाते हैं और सांजी तो आते ही जिन्होंने अभी नामी को घेर रखा था उनकी डेड बॉडी को ही मारने लगता है और बाकी स्ट्रेट भी अपना काम शुरू कर देते हैं, मॉक टाउन को खूनी टाउन बना देते हैं। बस कुछ ही पायरेट खड़े दिखते हैं जो स्ट्रेट क्रू थी, बाकी के सबकी बॉडी कटी फटी नीचे ही थी। पर यहाँ पे अब लूफी नहीं था तो स्ट्रेट क्रू के मेंबर लूफी को ढूंढने लगे और लूफी को ढूंढते ढूंढते ये एक शिप के पास जा पहुंचे। यहाँ पे ब्लैकबियर्ड के साथ में इसके 4 साथी थे और जो लूफी को मार रहे थे और लूफी को देखने से लग रहा था लूफी की हालत बहुत खराब है। तो स्ट्रेट क्रू मॉक टाउन में सबको मारने के बाद लूफी की तरफ जाते हैं। वहीं ब्लैकबियर्ड और लूफी की फाइट में ब्लैकबियर्ड ने लूफी के हेड को अपने लेग के नीचे दबा रखा होता है और बाकी के ब्लैकबियर्ड के साथियों ने लूफी का हाथ पैर पकड़ रखा होता है और लूफी चाह के भी अपने डेल फ्रूट की पावर को यूज नहीं कर पाता। तो ब्लैकबियर्ड बताता है ये सब मेरे डेल फ्रूट की पावर का कमाल है और अब तेरे पे जो बाउंड्री लगाई है लेफ्ट आई स्कार वाले ने 1 बिलियन की वो मैं लूंगा। और ब्लैकबियर्ड डैगर से लूफी की चेस्ट पे क्रॉस का निशान बनाने लगता है और उस क्रॉस के बीच में जैसे डैगर डालने वाला होता है कि जोरो और सांजी दोनों मिलकर ब्लैकबियर्ड के साथी पे अटैक कर देते हैं जिसमें जोरो एक के हाथों को काट देता है और सांची एक के लेग को तोड़ देता है और उसोप आता है अपने हैमर से ब्लैकबियर्ड के हेड पे मारता है पर वो हैमर ही टूट जाता है और ब्लैकबियर्ड के कुछ होता ही नहीं। तो इतने में बाकी स्ट्रेट भी आ जाते हैं और ब्लैकबियर्ड को मारने वाले ही होते हैं कि ब्लैकबियर्ड इसके साथ जो भी साथी थे उन्हें आगे फेंक देता है और खुद अपने रियल वाले साथी मतलब जीसस, बर्गस, वैन ओगर, लाफिट, डॉक्यू के साथ भाग जाता है। और हाँ, इन सब ने अभी तक स्ट्रेट क्रू पे अटैक नहीं करा था। तो ब्लैकबियर्ड के भागने के बाद स्ट्रेट क्रू जो भी बचे हुए चेले थे ब्लैकबियर्ड के उन्हें कुत्ता बना के मार देते हैं और स्ट्रेट क्रू लूफी को लेके अपनी शिप में जाती है। फिर चॉपर लूफी की इंजरी को ठीक करता है और कई दिनों बाद लूफी उठता है और उठते ही लूफी के अंदर बेचैनी सी फील होती है, उसे कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है और कुछ सोचने लगता है। और जब लूफी अपने रूम से बाहर आता है तो देखता है पूरा स्ट्रेट क्रू शांत होकर बैठा है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, सबकी नजर नीचे है। तो लूफी सबके पास एक एक करके जाता है और पूछता है यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, कोई कुछ बोलता क्यों नहीं है, सबका मुंह बंद क्यों है, कुछ हुआ है क्या? तो नामी बोलती है लूफी वो बात ये है कि। तो जोरो नामी को रोकता है और बोलता है लूफी वो बात ये है कि एस की डेथ हो गई है। तो ये सुनते ही लूफी नीचे बैठ जाता है और चिल्लाने लगता है और तब नामी बोलती है एस के हेड को मरीन ने मरीन फोर्ट पे लटका रखा है और ये न्यूज़पेपर में डाला है। तो इतना सुनते ही लूफी नामी को एक थप्पड़ खींच के मारता है, ये तू क्या बोल रही है, एस को कुछ नहीं हो सकता। तो जिनमें लूफी के पास न्यूज़पेपर लेके जाता है जिसमें एक फोटो होती है, जिस फोटो में एस का हेड मरीन फोर्ट पे रखा होता है और एक बंदे ने उसके हेड को पकड़ रखा होता है जिसका साइड लुक दिखता है, जिसे देखते ही लूफी बिल्कुल शांत हो जाता है और सबको बोलता है शिप को अभी सेल करो, हम गोवा किंगडम में फूसा विलेज में जा रहे हैं। तो निको रॉबिन बोलती है वहाँ पे क्या है? तो लूफी बोलता है
चुपचाप जो बोला है वो करो, और घूर के निको रॉबिन को देखने लगता है। और लूफी की आंखों में एस की फ्लेम से ज्यादा आग थी, तो सब चुपचाप बिना कुछ बोले लूफी की बात मानते हैं। और स्ट्रेट क्रू फूशा विलेज पहुंच जाती है। यहाँ पे शांति थी और एक परेड की शिप फूशा विलेज के कोस्ट पे लगी होती है। तो स्ट्रेट क्रू पार्टीज बार की तरफ जाते हैं और लूफी गेट तोड़ता हुआ अंदर घुसता है। यहाँ पे रेड एयर पायरेट पार्टी कर रही होती है, तो सब अपनी मौज मस्ती रोक देते हैं और लूफी की तरफ देखते हैं। तो शैंक्स आता है और बोलता है ये तो अपने स्ट्रेट क्रू हैं, आओ अंदर पार्टी के मजे लो। तो फिर लूफी शैंक्स के पास जाता है और बोलता है शैंक्स अपना फेस दिखा मुझे। तो शैंक्स बोलता है क्या बोला तूने? तो लूफी चिल्ला के बोलता है शैंक्स अपना फेस दिखा मुझे। तो इतने में लकी रोक्स अपनी गन लूफी पे रखता है। तो लूफी जोरो की तरफ देखता है और बस पलक झपकते ही लकी रोक्स के हेड से खून का फवारा निकलता है, जिससे खून की बारिश होने लगती है और लकी रोक्स का हेड के 2 पार्ट हो जाते हैं। तो सारे रेड एयर पायरेट के मेंबर स्ट्रेट क्रू और लूफी की तरफ देखते हैं। तो बस जो भी रेड एयर पायरेट के मेंबर उस टाइम पे थे उसके पीछे स्ट्रेट खड़ी थी। और सांजी बोलता है किसी ने मूव करने की कोशिश भी करी तो आज और अभी उसकी मौत मेरे हाथों से होगी। और ऐसा सांजी बैन बैकमैन को पकड़ के बोलता है। अब आप ये सोच रहे होगे कि लूफी शैंक्स को क्यों बोल रहा है अपना फेस दिखाने के लिए। तो बात ऐसी है, जब लास्ट टाइम लूफी शैंक्स से मिला था, जब एस भी था, तो उस टाइम पे शैंक्स के फेस के लेफ्ट साइड पे आंखों के ऊपर बैंडेज लगा रखा था। और जब लूफी ने शैंक्स से पूछा ये कैसे हुआ, तो उसने बोला था बस कुछ नहीं, ऐसे ही चोट लग गई। और अभी के टाइम पे शैंक्स ने खुद के फेस को कवर कर रखा है, तो इसलिए लूफी बोलता है शैंक्स को अपना फेस दिखाने को। तो अब आगे सुनो, पार्टीज बार के अंदर का मॉल बहुत ज्यादा खराब है, कभी भी किसी की भी पेटी बन सकती है। तो इतने सीरियस मॉल में किसी की हंसने वाली आवाज आती है। तो सब एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर कोई भी हंस नहीं रहा होता है कि इतने में एक बंदा क्लैपिंग करते और हंसते हुए अंदर आता है, जिसे देख के सबकी आंखें चौंधिया जाती है। और लूफी बस उसे देखता रहता है, क्योंकि जो सबके सामने खड़ा था उसका फेस शैंक्स से एग्जैक्ट मैच हो रहा था, पर उसकी लेफ्ट आई पे स्कार था। और वो अंदर आते ही बोलता है आई एम बैक मेरे भाई शैंक्स, और अपनी हंसी बंद करके क्रिप्टिक स्माइल देता है। तो भाइयों ये वीडियो यहीं तक थी। अब एक कौन सा न्यू बंदा आया है जो शैंक्स को अपना भाई बोल रहा है, और अब लूफी क्या करेगा उसके बारे में नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा। और वीडियो की शुरुआत में जीबैक की बात को याद रखना, उसका कुछ रिलेशन है इस न्यू बंदे से। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।